निशात अभी कुछ डाउट है? अभी जितना कराया उसमें? सर जैसे ही आपने इस टॉपिक स्टार्ट किया ना तो लाइट चली गई, अरे वाईफाई बाप बंद हो गई। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूँ, सुन लो। अभी आवाज आ रही है? अभी ठीक है सब कुछ? स्क्रीन दिख रही है? ओके बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कौन सा निकलता है? नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर पहले सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और रेवेन्यू पहले लिखने होते हैं। हाँ, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे माइनस करने हैं, है ना? ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ग्रॉस प्रॉफिट से मैं नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उन सबको माइनस करता हूँ तो नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में एक और प्रॉफिट आता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हालांकि 11th में इसका ऐसा यूज नहीं है, 12th में जाके हम सीखेंगे इसको भी निकालना, इसके भी यूसेज होते हैं, लेकिन 11th में इतना नहीं है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जब एक बार करा दूंगा तो थोड़ा सा फिर समझ में आएगा, थोड़ा और समझा दूंगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में एक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बीच में है इसका मतलब, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ बार बार बीच में, ताकि ये चीज दिमाग में याद हो जाए, भाई बीच में आता है कहीं, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ तो माइनस होगा, लेकिन सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस नहीं होंगे, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस। और वो जो कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसी का दूसरा मीनिंग और पता है क्या निकलता है? कि अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट पे जाना चाहूँ तो क्या करना होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूंगा। तो यही तो बच गए थे, समझ आई मेरी बात? ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा तो नेट प्रॉफिट पे आ जाऊंगा। क्लियर हो गया? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्लियर हुआ क्या होता है? सबको क्लियर है? मुझे थम्स अप करके बताओ एक बार। क्लियर है यहाँ तक? ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है वो बताऊंगा अभी, वो नहीं आपको बताया मैंने अभी, वो बताऊंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने प्रॉफिट का बात करी इसी तरह से कॉस्ट की बात करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला ऐसे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होता है, ये भी एक टर्म होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है भाई? मुझे ये बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट तक की कॉस्ट जो होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, तो यहाँ तक की जो भी कॉस्ट है उसको अगर कंसीडर करते हैं हम तो उसे क्या बुलाते हैं? उसका एक नाम होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ना 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 ना, ट्रेडिंग को, अरे ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी सारी चीजें क्या होता था? ओपनिंग, पर ईशा आप बताना चाहोगे? पहले ईशा ट्राई करेगी फिर वो देखो। डायरेक्ट कॉस्ट। नहीं नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं। एक और नाम होता है जो मैंने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, भूल रहे हो आप? हाँ शगुन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। अरे भूल गए क्या होता था? ट्रेडिंग अकाउंट में जितनी चीजें आती थी उन्हीं को तो कंसीडर कर रहे होते थे। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब क्या कहलाता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर हो गया? तो ट्रेडिंग अकाउंट तक ये ऊपर जो अगर मैं देखूं कॉस्ट कंसीडर कर रहा हूं तो उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स। अगर उसके अंदर मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड कर दिए तो जो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मैंने बोल ही दिया, तो मेरे पास जो आ जाएगा अमाउंट उसको क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। तो ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किया तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब ये क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगेन क्या मतलब हुआ? समवेयर लाइज इन बिटवीन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड नहीं करनी, समझ आ रही है मेरी बात? अगर सारी ऐड कर ली फिर तो टोटल कॉस्ट है, तो कुछ ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? वही जैसे यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया था वो ऐड करनी है। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ गाइस? समझ आया? लॉजिकली समझोगे तो रटने की जरूरत नहीं है भाई, वरना रट लो, आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको दोनों तरह से समझा दिया। चल सकता हूँ आगे? ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर कोई पूछे क्या होता है तो है क्या ये? ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोथ आर पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग क्या है, नॉन ऑपरेटिंग क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, तो अभी क्या समझना है अपने को? ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत ही आसान है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस which are not covered in non-operating expense। समझ आ गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है?
ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कवर नहीं होते, वो ऑपरेटिंग है। और अगर इसी तरह से अगर मैं लिखने चलूँ नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं भाई, ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग ही होता है, फिर तो समझ ही नहीं आएगा नहीं। तो ध्यान से समझना, देखो भाई मैं ऑपरेटिंग को डिटेल में ज्यादा नहीं बता सकता, डिटेल में नहीं बता सकता इन द सेंस इसके एग्जांपल्स नहीं दे सकता, एग्जांपल बहुत सारे होते हैं। तो अपने को समझना क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग समझ लेंगे तो ऑपरेटिंग ऑटोमेटिकली उसके अलावा जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सारे ऑपरेटिंग हो जाएंगे। क्लियर हुआ, बात समझ आई? ठीक है, देखो तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है, पढ़ो बेटा मैंने क्या लिखा है, ट्रिप, TRIPWIL। हाँ पूरा पढ़ लेना, ट्रिप विल, विल का डबल एल नहीं है, सिंगल एल, ठीक है, ट्रिप विल। ठीक, अब देखो क्या क्या चीजें हैं, जरा ध्यान से देखना बेटा। अब इसमें कुछ चीजें आपके काम की नहीं है, मैंने अभी भी आपको पूरा ट्रिप विल इसलिए लिखा है क्योंकि 12th में यही काम आने वाला है। ठीक है, कुछ चीजें आपके काम की होंगी, कुछ काम की नहीं होगी। 11th में कुछ चीजें आपने पढ़ी भी होगी। ठीक है, पहला है टैक्स प्रोविजन। अब टैक्स प्रोविजन आपने पढ़ा ही नहीं है अभी, क्योंकि टैक्स का प्रोविजन सोल प्रोप्राइटरशिप में होता नहीं है, पार्टनरशिप और कंपनी के केस में, तो अगेन आपके रेलिवेंस का नहीं है। ठीक है, आर से होता है रिजर्व ट्रांसफर। ये आपके काम का हो सकता है कि अगर आपने कोई रिजर्व में ट्रांसफर करा ना, लास्ट में एंट्री करते थे हम टू जनरल रिजर्व, याद करो, या टू रिजर्व, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, वो दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो ऑपरेटिंग में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली तो वो एक्सपेंस ही नहीं है, वो तो क्या है, एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपने कितना बांट दिया, ओनर के पास चला गया और कितना रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो वो तो एक्चुअली एक्सपेंस भी नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट कंसीडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आई से क्या आता है, थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं, अगेन ये आपके काम का नहीं होगा क्योंकि ये कंपनी के केस में आता है, क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, पी से आता है प्रपोज्ड डिविडेंड, ये दोनों के दोनों आपके काम के लिए, तो अभी तक आपके काम का अगर है तो एक ही है, क्या, रिजर्व ट्रांसफर फिलहाल। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है राइटिंग ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, अगर हम इन्हें राइट ऑफ कर रहे होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस पढ़ा था ना, एक तो कैपिटल एक्सपेंस होता है, एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, और एक इन दोनों के बीच का होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, जिसका ना कि कैपिटल नेचर है पूरा और ना ही पूरी तरह से रेवेन्यू, और कुछ नंबर ऑफ ईयर्स तक बेनिफिट मिलता होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, याद करो। ठीक है, तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये इंपॉर्टेंट है, जो मेन आपके लिए काम आएंगे, इंटरेस्ट पे। तो कोई अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बेटा, ठीक है, जो कि हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं, तो दैट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं कहलाता, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता। और इसी तरीके से एल से आपका आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये एक आपके काम आएगा। ये चीजें हैं, मतलब इफेक्टिवली आप तीन चीजें समझ सकते हो, रिजर्व ट्रांसफर, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट। ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसको छोड़ के बाकी सारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग में क्या आएगा, कोई एग्जांपल देना परीक्षा? रेंट, रेंट पेड, बैड टैक्स, सैलरी, सेल्स प्रमोशन, सब ऑपरेटिंग। ठीक है, तो मोस्टली सारे, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ये मान के चलो 99% जो भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो तो ऑपरेटिंग ही होते हैं, थोड़ी बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग में कंसीडर की जाए। क्लियर हुआ? अब जरा क्वेश्चन खोल लो वाला, अब जब समझ ही लिया तो क्वेश्चन भी खोल लो भाई, और इसकी एक फोटो भी खींच लो, ये लो, ताकि आपको याद रहेगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। कहाँ पे था भाई ये, 19 चैप्टर में था, 19.59। 19.59। लगता है ईशा की लाइफ चली, ईशा आ रही है वापस। हाँ, पेज नंबर 59। हाँ, क्वेश्चन कौन सा था भाई? 11th 10th। हाँ, अब जरा देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसने क्या करा है। अच्छा, ये उल्टा चला है, ये भी देख लो, ये कहाँ से चला है, नेट प्रॉफिट से। तो भाई यहाँ नेट प्रॉफिट से भी फॉर्मूला बना लेते हैं लोग, पहले एक मिनट रुक जाओ, पहले ना एक यहाँ से दूसरा फॉर्मूला भी बना लेते हैं। और अगर मैं नेट प्रॉफिट से चलूंगा तो क्या होगा फॉर्मूला, बताओ जरा, नीचे से चल रहा हूँ ऊपर,
तो जो चीज एक्स्ट्रा माइनस हो गई है उसे प्लस करूंगा और जो चीज एक्स्ट्रा प्लस हो गई उसे माइनस करूंगा। यही होगा कि नहीं होगा? तो अगर नीचे से ऊपर चल रहा हो तो रिवर्स करूंगा। यानी नेट प्रॉफिट निकला हुआ, इसका मतलब सारा का सारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो चुका है, मुझे तो करना था सिर्फ ऑपरेटिंग। तो क्या करूंगा? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दूंगा। और अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम होती, इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकती है ना आपके पीएनएल में, इनडायरेक्ट इनकम भी आती है ना, जैसे इंटरेस्ट इनकम, रेंट रिसीव, तो उसको भी रिवर्स करूंगा क्योंकि वो भी कंसीडर नहीं करना था। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, जो आपकी इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब चीजें होती है, वो क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर? जो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम रहता है। तो अब जरा देखो फॉर्मूले में क्या करा है। नेट प्रॉफिट माइनस क्या किया है? रेंट रिसीव। रेंट रिसीव क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्लियर? इसी तरह से माइनस गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या हो गया? ऑपरेटिंग। आगे क्या है? प्लस डोनेशन। समझ में आया? ये दोनों चीजें क्या हो गई? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डोनेशन तो एक्चुअली एक्सपेंस ही नहीं होता। ये तो अगर हम देखा जाए, डोनेशन तो हमने वॉलंटरीली कर लिया, तो कोई बिजनेस का खर्चा है, तो आइडियली तो टेक्निकली गलत है, बिजनेस के खर्चे में काउंट नहीं होता डोनेशन। डोनेशन अगर मैं टेक्निकली बोलूँ ना, इन्होंने डोनेशन यहाँ ले लिया, डोनेशन इज नॉट एक्चुअली एक्सपेंस। डोनेशन अगर मैं फर्म के पैसे से डोनेशन करता हूँ तो वो ड्रॉइंग्स पे कंसीडर किया जाता है, क्योंकि फर्म का पैसा भैया, तुम उसको डोनेट कैसे कर रहे हो, उससे कुछ डोनेशन कैसे कर रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो डोनेशन इज नॉट एक्चुअली एन एक्सपेंस, बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसलिए डोनेशन वहां नहीं आता। पर ठीक है, अगर इन्होंने दे रखा है इसलिए उसने ऐड कर दिया। क्लियर हुआ गाइस? तो यहाँ पे रिवर्स फॉर्मूले से हम चले, नेट प्रॉफिट से चले हैं तो इस तरीके से चले। क्लियर हुआ? सबको क्लियर है? मुझे थम्स अप करके बताओ प्लीज एक बार। ग्रेट। और कोई डाउट परीक्षा? एक्साइज ड्यूटी कहाँ जाता है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस? एक्साइज ड्यूटी पहली बार डिपेंड करता है, आज की डेट में तो एक्साइज ड्यूटी लगती नहीं, क्योंकि अब जीएसटी लगता है ना। तो कहाँ पे पढ़ा तूने एक्साइज ड्यूटी? पहले ये दिखा। वो टीचर एग्जांपल्स दे रही थी। तो वैसे एक्साइज ड्यूटी आज की डेट पे है ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि एक्साइज ड्यूटी का हमें क्रेडिट मिलेगा या नहीं। जैसे जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, अगर मैं मान भी लूँ चलो एक्साइज ड्यूटी है किसी किसी गुड्स पे, हो सकता है किसी एक आधा गुड्स पे अगर बाई चांस हो भी, ठीक है, तो अगर है तो क्या उसका क्रेडिट मिलता है या नहीं? अगर क्रेडिट मिलता है तो फिर तो वो जैसे हम जीएसटी को ट्रीट करते हैं एसेट और लायबिलिटी, इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी, ऐसे ही हम एक्साइज ड्यूटी को ट्रीट करेंगे। उसको एसेट लेंगे जो हमने पे किया, और बाद में जो लायबिलिटी आएगी उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। और अगर उसका क्रेडिट नहीं मिलता, अगर एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता, तो ऐसे केस में हमारी कॉस्ट हो जाती है। और एक्साइज ड्यूटी किस पे पे की जाती है? मैन्युफैक्चरिंग पे। एक्साइज ड्यूटी का पर्पस क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी लगती है मैन्युफैक्चरिंग पे, परचेज पे नहीं लगती, मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है। अगर कोई नया गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे रिलेटेड है प्रोडक्शन से, तो वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर हो गया? यस सर। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कुछ नेट सेल्स से करते हुए भी एक फॉर्मूला होता है। हाँ बताया था। क्या बताया था भाई? दो फॉर्मूले बताए थे ना, एक नेट सेल्स वाला क्या था? देखने लगे हो यार, हे भगवान, किसी को याद नहीं है यार। अरे इतनी कहानियां बेकार है सारी, है ना? बेकार सुनाता हूँ कहानियां, लॉजिकली याद ही नहीं रखते आप लोग। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस वो होगा लेकिन नेट सेल्स, क्योंकि वो तो उल्टा बोला है। एक्सपेंसेस होते हैं ना, डायरेक्ट हाँ एक्सपेंसेस। तो उल्टा बोला तूने, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट सेल नहीं। ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल भी लेके बताया था, और इसको सिंपल इस तरह से भी याद कर सकते हो ना भाई। देखो, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, सिंपल। आया समझ में? तो अगर हम कहें भाई, हम ये तो पता ही है सिंपल, कि सेल से कॉस्ट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट माइनस करके। तो अगर कॉस्ट कॉस्ट है क्या यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? समझ आ गई बात? ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ऐसे भूलने रखे सारी जगह करने को।
हाँ जी, कोई और डाउट? किसी भी चैप्टर का बेटा कोई भी डाउट और हो, भैया ये मौका है आपके पास, अगली कुछ क्लासेस में हम यही करने वाले हैं, टेस्ट लेंगे और डाउट्स लेंगे, ठीक है? तो प्लीज जो भी डाउट्स हो निकालो, प्रैक्टिस करो, यही एक टाइम है। कोर्स आपका खत्म हो चुका है, अब आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। गाइस मेरी 2-3 बातें नोट कर लो, कॉपी पेन लो, नोट कर लो। सबसे पहली चीज, परसों आपका टेस्ट होगा रेक्टिफिकेशन और बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है? तो उससे रिलेटेड और क्वेश्चन जितने कर सकते हो, टीएस ग्रेवाल का आपने बैक क्वेश्चंस कर लिए, उसके अलावा इलस्ट्रेशंस कर लो। इलस्ट्रेशंस भी अगर कर ली तो उसके अलावा आपको हर चैप्टर के पीछे क्यूआर कोड दिया होता है, क्यूआर कोड को स्कैन करो, उसमें और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? और अगर वो भी कर ली है तो ऐसे में अपने किसी फ्रेंड से बात करो, भाई हाँ तेरे पास कौन सी बुक है, तेरे को दूसरी कोई और बुक है? हाँ, डीके गोयल है, चतुर्वेदी है, वासन है, कोई भी बुक है, वहां से और कर लो। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कर लो, आप ही के लिए फायदा है, ठीक है? तो पहली चीज, अब हर चैप्टर को ऐसे ही करो, एक चैप्टर को उठाओ खत्म करो उसको, ठीक है? जिस भी सोर्स से कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया, कैसे कैसे करा, बैक क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, एडिशनल क्वेश्चंस और एडिशनल बुक, 4 सोर्सेज हो गए आपके। क्लियर हो गया? इसके अलावा इवेल्युएशन क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन में इवेल्युएशन क्वेश्चन छोड़ दिए होते हैं, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और एक होता है हॉट्स जो बीच में दे रखे होते हैं आपके चैप्टर के। नोट कर लो, इवेल्युएशन क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और हॉट्स, ये हमने अलग से डिस्कस नहीं करे, तो इनको करो। और उसके अलावा अगर आपको लगता है इनमें कोई डाउट है, इन क्वेश्चंस में आपने ये करे और समझ नहीं आया या कोई डाउट है, तो प्लीज मेरे से पूछो, ठीक है? माय ओनली पॉइंट इज, हमारी पहले उस समय प्रायोरिटी थी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझना, लेकिन अब क्या है, अब प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो हो गए भाई, तो अब क्या है, जितने और एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हो वो करो, प्लस अदर देन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के भी, वो भी करके देखो, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आए। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सर ये वाला तो कर लिया, वो वाला नहीं करे तो वो नहीं आते मेरे को, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ भी आ जाए, हमें सब आता है, चाहे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए, चाहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आए, थ्योरी आए, प्रैक्टिकल है, सब आए। तो एक एक चैप्टर को उठाएंगे और उनको इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है? क्लियर? इवैल्यूएशन क्वेश्चन समझ गए ना, कौन सा सुडोकू सिखाया था ना कैसे खेलते हैं, ठीक है? तो उसको करना शुरू करो, और जहां भी दिक्कत आएगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज ये मत सोचो कि छोटा क्वेश्चन है, पूछूं नहीं पूछूं, या चल मैं करूँ नहीं करूँ। प्लीज यही टाइम है, अच्छा मौका है आपके पास कि टाइम से हमारा, हमने चीजें कवर अप करके क्वेश्चंस अपने सारा कुछ खत्म कर लिया है, कि अब जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा। और आगे आगे की जितनी भी क्लासेस है वो उसकी इफेक्टिवनेस अब आपके ऊपर है। आप क्वेश्चंस लेके आओगे, आप डाउट्स पूछोगे, तो मैं कुछ हेल्प करूंगा, वरना तो खत्म। आपका डाउट खत्म, मैं कहूँगा ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, क्लास खत्म। तो अब आपके ऊपर है, आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो और कितने डाउट्स पूछते हो। लेकिन एक बात है, ये आखिरी की जो क्लासेस होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ऐसे डाउट्स निकल के आते हैं जो पता चलता है कि हाँ, आप जब क्वेश्चन कर रहे हो, ये सिंपल सिंपल चीजें तो हो गई, समझ आ गया। जब कॉम्प्लिकेटेड, जैसे अभी परीक्षा ने वो वाला पूछा था, डेट वाला, कि डेट मैच्योरिटी डेट क्या होगी, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन होते हैं एक तरह से, अगर हम चलेंगे तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब पता चलता है कि हाँ अच्छा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। क्लियर? समझ आई मेरी बात? ठीक है? तो ये चीजें करो, उसके बाद फिर जो भी डाउट्स हो मेरे से डिस्कस करते रहो। फिर से बोल रहा हूँ, डाउट्स के लिए जरूरी नहीं है क्लास की वेट करनी है, प्लीज मेरे से डाउट्स ऑफलाइन पूछो, व्हाट्सएप करो मुझे, अगर लगेगा मुझे कि हाँ डाउट अच्छा है क्लास में लेना चाहिए तो मैं वैसे भी ले लूंगा, ठीक है? बट मैं चाहूंगा कि जितना आप डाउट्स मेरे से अलग से पूछ सकते हो वो पूछते रहो। क्लियर है गाइस? चलो, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं भाई, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे परसों।